Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Usman Akram. I am lecturer of chemistry in Darul Institute, Multan. अच्छा जी, ये जो क्लास है DPT 179, हाँ जी, आपका जो सिलेबस है मेरे साथ उसका नाम है जी फार्माकोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है जी, आपने इससे पहले सेमेस्टर में जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ चुके हैं, तो हम उस पर अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है कि रिहैबिलिटेशन में फार्माकोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह साथ साथ ये पीछे वाले को भी रिवाइज करते जाएंगे। जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, बता देंगे, हम वो भी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको तरीका बता देता हूँ कि मैं आपको ये जो सिलेबस है या तो नोट्स लिखवा दूंगा। जैसे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें होता था कि आपको जो चीज होती थी टॉपिक वो व्हाइट बोर्ड पर लिखवा दिया, तो आप साथ साथ नोट डाउन करते आते थे, वो एक नोट्स टाइप आपके बन जाते थे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको स्लाइड बना के दे दी जाए चीजों की। ठीक है, तो वो ऐसे है कि आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे और स्लाइड भी दे दी जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका ऑप्शन होगा कि आपने किस तरह से उसको तैयार करना है। तो आज हम ऐसे करते हैं, जरा आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। तो जी ये हमारा 2 क्रेडिट आवर का सिलेबस है, फार्माकोलॉजी रिहैबिलिटेशन। कोर्स डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें तो इसके बारे में ये दिस कोर्स कवर द बेसिक नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अंडर नॉर्मल एंड पैथोलॉजिक कंडीशंस। यानी जो ड्रग है वो कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग है या एंटीवायरल ड्रग है या एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, वो ड्रग हम लेते हैं, हम होस्ट हैं। के बाद मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई ड्रग लेता है तो वो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, होस्ट है। ठीक है, तो वो जो पहले तो हमने देखना है कि उसके मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ड्रग का, कि वो जो ड्रग है हम दे रहे हैं वो हम उसको किसी सिरप की फॉर्म में दे रहे हैं, किसी इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, ये उसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हर ड्रग का डिफरेंट होता है। ठीक है, उसकी कितनी डोज देनी है, ठीक है, ये भी डिफरेंट होती है। ठीक है, हम ये सारा कुछ इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके अलावा हम उस ड्रग का इफेक्ट देखेंगे कि अगर किसी पैथोजन ने अटैक किया होगा, ठीक है, बाद में बिल्कुल किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया होगा बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से फीवर हो गया है, कोई और क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस सूरत हाल में वो ड्रग किस तरह से एक्ट करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो ड्रग किस तरह से जाके उस फीवर को कम करती है या खत्म करती है। तो उसके डिफरेंट मेथड होते हैं, हर ड्रग की अपना मैकेनिज्म होता है। हम वो मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह जो जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनका साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, ये कुछ चीजें जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारे जो कोर्स आउटलाइन है उसकी तरफ आते हैं। रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, यानी इसमें हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी ड्रग्स क्या होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स क्या होती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वो किस तरह से हेल्प आउट करती हैं उस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए। उसके बाद एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, यानी एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, एड्रेनोकार्टिकोस्टेरॉइड्स, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स, थायराइड एंड पैराथायराइड ड्रग्स, एजेंट्स अफेक्टिंग बोन मिनरलाइजेशन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, ये भी हम डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए जो ड्रग यूज होती है वो कौन सी है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शियस एंड नियोप्लास्टिक डिजीजेस। ठीक है जी, इन्फेक्शियस और नियोप्लास्टिक डिजीजेस पहले होती क्या है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम उनकी कीमोथेरेपी पढ़ेंगे। कीमोथेरेपी होती क्या है, कीमोथेरेपी ये होती है कि ट्रीटमेंट विद द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं और उनके इस्तेमाल से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट को कहते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, ये फिर हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इस कीमोथेरेपी में जो जो ड्रग है वो कौन सी, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन पहले होता है, ये देखेंगे। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होती हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, और उसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी सिंथेसिस देखेंगे और अगर साथ हम इसका केमिकल फार्मूला या स्ट्रक्चर फार्मूला
वो भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के रूट देखेंगे, कौन कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जा सकती है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन में एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल आजकल जैसे कोरोना एक वायरस है, इसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग चाहिए। ठीक है, इसी तरह की मतलब हम एंटीवायरल ड्रग जो डिफरेंट सूरत हाल में डिफरेंट वायरस होते हैं, हमारे माजी में पास्ट में बहुत से ऐसे वायरस थे जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया, उनके लिए भी कुछ ड्रग्स साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किए। वो ड्रग्स क्या है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन में एंटी फंगल एंड एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। एंटी फंगल क्या होती है ड्रग, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, इनका मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। और एंटी पैरासिटिक ड्रग इसी तरह इसका भी हम मैकेनिज्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर कीमोथेरेपी, ठीक है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए या मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं बहुत सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद कुछ ड्रग हैं जो करंट फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस में यूज होती हैं। जैसे कि आपका जो मतलब कोर्स है, जो आप स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में। ठीक है, तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में ड्रग्स का क्या रोल है। ठीक है, और आपकी जो फिजिकल थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग होती हैं वो जो आपको हेल्प कर सकती हैं, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, फार्माकोलॉजी इन रिहेबिलिटेशन 3rd एडिशन बाय चार्ल्स डी टोन। ठीक है, उसके अलावा फार्माकोलॉजी बाय रिचर्ड ए हार्वे और उसके बाद टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स बाय एम चीमा। ठीक है, ये डिफरेंट बुक्स हैं। आपको जो बुक दी गई है आई थिंक वो लिपनकॉर्ट, फार्माकोलॉजी बाय लिपनकॉर्ट, वो अच्छी बुक है, हम कोशिश करेंगे उसी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वो बुक आपके पास होगी, अगर नहीं है तो वो आपको ग्रुप में PDF भेज दी जाएगी। और कुछ 2-3 बुक्स और भी हैं, हम उनमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वो बुक्स भी आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएंगी। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो स्लाइड्स हैं वो हम आपको इंशाल्लाह ग्रुप में साथ साथ शेयर करते जाएंगे। और लेक्चर भी जो है वो इंशाल्लाह साथ साथ हम व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे और इसी तरह स्लाइड की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। तो आज हम ना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ना गया। तो मैं आपको ना रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी बाद में करवाऊंगा। ये जो पहले 2 चैप्टर हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम असल में मैं चाहता हूँ कि आपको ना चीजों को एक समझ आनी चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए हमारे पास कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, फिर हम उसको एक सीरीज वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शियस एंड नियोप्लास्टिक डिजीजेज। ठीक है, हम ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, हम एक क्लास लेंगे किसी भी ड्रग की और उस क्लास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं पहले एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स क्या होता है। ठीक है जी, तो आइए हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ये होता क्या है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। अच्छा जी, हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग है किस चीज़ की क्लास, कि इसकी मेन जो वो क्लास है वो कौन सी, और उसकी फिर ये सब क्लास है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ने से पहले एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में जानना कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती क्या हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं, आर केमिकल substances of natural or synthetic origin that destroys or suppress the growth of microorganisms including
बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस एंड वायरसेस। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती क्या हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और इनका ओरिजिन क्या है? ये नेचुरली होते हैं, यानी किसी नेचर में पाए जाते हैं, किसी प्लांट में या किसी एनिमल में, ठीक है, पाए जाते हैं, या और सिंथेटिक ओरिजिन, या इनको हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? दैट डिस्ट्रॉयज और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन काज कर रहा है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को या तो किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या क्या करते हैं? ये सप्रेस कर देते हैं। क्या करते हैं? ये सप्रेस कर देते हैं, किसको बोला? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये सप्रेस का मतलब है कम कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इस तरह के जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या एजेंट्स होते हैं, उनको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अगर हम इसका थोड़ा सा चार्ट बनाएं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो ये इस तरह से हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है जी, ये हम अगर आप थोड़ा सा इसका ग्राफिक चार्ट टाइप बना लेते हैं, याद करने में आसानी होती है। तो पहला इसका जो पॉइंट है, किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? ये कम करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? नेचुरली ऑब्टेन्ड, या तो ये नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं और या सिंथेसाइज्ड इन लैब, या इनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है? वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी ये बहुत कम कंसंट्रेशन में दिए जाते हैं होस्ट को। वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना जो होस्ट को देने की, वो क्या होती है? वेरी लो होती है। चौथा पॉइंट इनका क्या होता है? मिनिमम और नो इफेक्ट ऑन रेसिपिएंट, यानी जो होस्ट होता है उसके ऊपर इनका जो इफेक्ट होता है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है, यानी इनके इसके इतने साइड इफेक्ट नहीं होते, या नो इफेक्ट। खैर नो इफेक्ट वाली बहुत कम होती हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं जिनका बहुत कम इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसका जो आखिरी पॉइंट है याद करने वाला, वो क्या होता है कि ये इनकी थेरेपी की कौन सी टाइप है, कि ये किस टाइप में की ये थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्लास है इनकी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कीमोथेरेपी क्या होती है? ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? हम कीमोथेरेपी कहते हैं, ठीक है जी। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का एक चार्ट टाइप बन गया है, ये आपको याद करने में सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद अगली आपने हेडिंग दे देनी है, आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं। आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी हैं जी। तो आइडियल ड्रग्स में आपने पॉइंट ये मैं बनवा देता हूँ। पहला लिख ले जी, हैव हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी, हैविंग हाईली सिलेक्टिव
टॉक्सिसिटी, इसका क्या मतलब हुआ? हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में रोल देते हैं, और भी बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसी हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज़ नहीं करनी, वो ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो सिर्फ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे जो हमें नुकसान पहुंचाता है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल ना करे जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। ये क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो ये क्या होती है? पहली क्वालिटी होती है कि जो हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग चूज़ की है वो क्या होनी चाहिए? हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होनी चाहिए उसकी, यानी वो सिर्फ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या था? है लो और लेस टॉक्सिसिटी टू होस्ट, ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडियल जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो है जी लो टेंडेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कोई हमने ड्रग ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई ड्रग ली है, वो ड्रग उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने की बजाय उसकी जो अमाउंट है वो कम है या उसकी डोज कम है, वो उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर दे। अगर ऐसा होगा तो वो ड्रग आइडियल नहीं होगी, वो बल्कि होगा उसका नुकसान है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको फिर अगर हम बाद में कोई हैवी डोज वाली ड्रग देंगे तो वो भी उसके ऊपर असर नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग की ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए? लो टेंडेंसी है, कम टेंडेंसी होनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। उसका अगला पॉइंट है आइडियल माइक्रोबियल ड्रग का नॉट इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी, नॉट इंड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी इन द होस्ट, हाँ जी, कि होस्ट में ना ये हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट ना करे। अब देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है अदर रिएक्शन, कि बॉडी में ऐसा ना हो कि हमने कोई ड्रग ली है वो कोई और रिएक्शन कर रही है। कौन से अदर रिएक्शन? खास तौर पर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। एक बात का ऐसा होता है कि हम कोई ड्रग लेते हैं उससे बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो जो अगर ऐसी कोई ड्रग होगी तो वो आइडियल ड्रग नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट क्या है? रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई ड्रग आपने ली है तो वो इजीली यानी तेजी के साथ और ज्यादा अमाउंट में टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो जितनी ज्यादा तेजी से और ज्यादा अमाउंट में टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी उतने ज्यादा चांसेस हो गए कि इन्फेक्शन से जान आ सकती है। ये भी एक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग का। उसके बाद उसका अगला पॉइंट है बी फ्री ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, बी फ्री ऑफ इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स। हाँ जी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने जो सिंथेसाइज करनी है ना माइक्रोबियल ड्रग, वो इस तरह से सिंथेसाइज करनी है कि अगर कोई पेशेंट है उसको एक से ज्यादा डिजीजेज हैं, वो कोई और मेडिसिन भी ले रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो आपने एंटी माइक्रोबियल ड्रग दी है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाए, कोई नई चीज बन जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, उसका कोई रिएक्शन हो जाए, तो ऐसी जो ड्रग होगी वो आइडियल कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। उसका लास्ट जो पॉइंट है ये मुझे बड़ा पसंद आया, आपको भी आएगा, देखते हैं। ये क्या है? बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, बी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी जो ड्रग हो चाहिए ना वो सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी ड्रग सिंथेसाइज कर दी है जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो, ठीक है। ये तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आइडियल ड्रग। अब हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, वो हम देखते हैं जल्दी हिस्ट्री क्या है।
कीमोथेरेपी, यानी इससे पहले कीमोथेरेपी की टर्म किसी साइंटिस्ट ने यूज नहीं की थी। एक साइंटिस्ट है, उसका क्या नाम है, एरलिच है, उसने फर्स्ट टर्म यूज की कीमोथेरेपी की। उसके बाद एक दूसरी जो डिस्कवरेबल चीज है इसके बारे में 1929, बाद उसमें 1929 में, बाद में 1928 आता है। साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने पिछली क्लास में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। फर्स्टली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक थी वाला, जो एंटीबायोटिक उसने डिस्कवर की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन उसने डिस्कवर की थी। आप देखते हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। इसकी डिस्कवरी के लिए थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखते हैं तो इसकी जो डिस्कवरी और इनिशियल प्रोसेस हुआ था वो यूके में हुआ था, ठीक है। इसकी एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, पता होगा आपको कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम करता होता था, तो काम के दौरान उसे छुट्टियां हुई तो वो काम कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर। तो उसने ना वो चाइना डिश के अंदर वो बैक्टीरिया की कॉलोनीज वगैरह रखी हुई थी, तो वो उनको ऐसे ही छोड़ के चला गया, ठीक है। जब वो छुट्टियों के बाद वापस आया तो उसने देखा कि एक जो चाइना डिश है ना उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनीज के ऊपर ना फफूंदी लगी हुई है, मोल्ड क्या लगी हुई है, फफूंदी। तो जब उसने देखा कि जिस चाइना डिश के ऊपर फफूंदी लगी हुई है ना उसके इर्द गिर्द जो बैक्टीरियम की कॉलोनी है वो क्या हो गई, किल हो गई, खत्म हो गई। लेकिन बाकी चाइना डिश जिसके ऊपर फफूंदी नहीं लगी हुई वो क्या है, वैसे की वैसे पड़ी है। तो उसको इससे कुछ अंदाजा हुआ कि ये जो फफूंदी है ना, जो मोल्ड है, इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो बैक्टीरियम को किल करता है। फिर उसके बाद उसने इसके ऊपर काफी काम किया, लेकिन वो मसला हो गया कि उसको पता चल गया कि पेनिसिलिन ही है वो केमिकल जो इसको किल करता है। तो पेनिसिलिन को वहां से आइसोलेट करना एक मसला था, क्योंकि मोल्ड जूस में से जब पेनिसिलिन को फर्स्टली आइसोलेट किया तो वो क्या था, अनस्टेबल था, उसकी स्टेबल फॉर्म नहीं थी। तो उसके बाद उसने जून 1929 में अपनी जो फाइंडिंग थी उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और किस जर्नल में पब्लिश किया, उसने ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में जून 1929 में एक पेपर पब्लिश किया। उसके बाद दुनिया को पता चल गया, फिर साइंटिस्ट ने काफी काम किया, वो